इसे लेकर अब केंद्र और बिहार की डबल इंजन सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में काफी संभावना है। बिहार में हर एक इलाके में कुछ ना कुछ खास उत्पाद पैदा होते हैं जो अपनी खास पहचान रखते हैं। इसमें मिथिला का मखाना, भागलपुर का जर्दालू आम, भागलपुर का ही कतरनी चावल, गया का मगही पान, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, सिलाव का खाजा और चंपारण का मारचा चावल प्रमुख है। बिहार सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024 तैयार कर ली है और ये माना जा रहा है कि इसी सप्ताह इस पर कैबिनेट की मुहर भी लग सकती है। तो ऐसे में दावा किया जा सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू होने से बिहार में बाहर के रास्ते खुल सकते हैं, यानी कि ये व्यंजन देश के हर एक व्यक्ति तक पहुंच सकता है। तो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काफी संभावना है और अगर इसे तरीके से लागू किया जाए तो बिहार को विकास के रास्ते पर सरपट आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता। सबसे पहले आपको बताते हैं खाद्य प्रसंस्करण में आखिर क्या क्या शामिल है। एक एक करके अगर हम सबसे पहले बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण में कृषि, बागवानी, फूलों की खेती भी शामिल है, मधुमक्खी पालन, डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन भी शामिल है। इसके साथ ही मक्का, फल सब्जी, दलहन, तिलहन, दूध, शहद प्रसंस्करण, मांस, पोल्ट्री, मछली और मसाला, जड़ी बूटी के साथ ही बेकरी का प्रसंस्करण भी शामिल है। तो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बिहार में अपार संभावनाएं हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं उन उत्पादों पर जिनका डंका पूरे देश में बिहार का बज रहा है। आखिर वो कौन से उत्पाद हैं जिनमें बिहार देश में खास स्थान रखता है। आपको बताते हैं इन कृषि उत्पादों के बारे में जो कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में बिहार की पहचान बना रहा है। सबसे पहले बात मखाना की करेंगे। मखाना देश का 90% उत्पादन मखाना का बिहार में होता है। दूसरी बड़ी बात लीची की, लीची जिसका सबसे बड़ा उत्पादक बिहार है। आम जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, तीसरा बड़ा उत्पादक बिहार है। भिंडी जो है वो चौथा बड़ा उत्पादक, ईख छठा बड़ा उत्पादक, सब्जी के क्षेत्र में चौथा बड़ा उत्पादक। तो ये कुछ वैसे जो व्यंजन हैं और वैसे सामान है, खाद्य पदार्थ हैं जिसके लिए बिहार जाना जाता है। तो बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी खुलने को तैयार हो चुके हैं। आखिर ये यूनिट कहां और इनकी क्या विशेषताएं हैं, अब आपको एक एक करके ये बताते हैं कि किस तरीके से ये ज्यादा बिहार के लिए फायदेमंद साबित होगा और कैसे बिहार की गति, जो विकास की गति है, वो आगे बढ़ती चली जाएगी। मुजफ्फरपुर में 140 एकड़ में मेगा फूड पार्क बन रहा है। यहां कम से कम 60 इकाई लगाई जा सकती है और इसमें 1500 करोड़ का निवेश संभव है। 25,000 लोगों को नौकरी या फिर रोजगार इसमें मिल सकता है। इसके साथ ही 5,000 मीट्रिक टन प्रति वेयर हाउस क्षमता वाले 2 ड्राई वेयर हाउस, प्याज और आलू का भी कोल्ड स्टोरेज बना है। 4,000 मीट्रिक टन क्षमता का फ्रोजन स्टोरेज भी इसमें मौजूद होगा और 80 मीट्रिक टन का केला पकाने का चैम्बर भी। फूड टेस्टिंग लैब भी बनकर तैयार हो चुका है। तो ऐसे में ये बड़ी संभावना जताई जा रही है बिहार के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए। ना सिर्फ इससे रोजगार के जो अवसर हैं वो मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि बिहार की पहचान देश के बड़े पैमाने पर नजर आएगा। दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट जिसके बारे में हम आपको बताते हैं, ये खुलने वाला है पटना में बिहटा का ई रेडिएशन सेंटर। इसकी क्या खासियत है इसके बारे में अब आपको बताते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं पटना के ई रेडिएशन सेंटर की, तो पटना के बिहटा में ई रेडिएशन सेंटर खुलने वाला है। रेडिएशन तकनीक से यहां पर उत्पाद प्रोसेस होंगे जिसमें कि फल, सब्जी और दूसरे खाद्य पदार्थ की प्रोसेसिंग की जाएगी। सीधे अमेरिका और यूरोप के बाजार तक ये जो उत्पाद है भेजे जा सकते हैं। मसाले, हर्बल प्रोडक्ट, मांस, मछली का बढ़ता है जीवन काल
और सामान की क्वालिटी भी इसमें बनी रहती है। जल्द खराब होने की भी आशंका इसमें कम हो जाती है। यानी कि जो ये उत्पाद हैं इसे इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है जिससे कि जो उत्पाद है वो जल्दी खराब भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में इसे बड़े पैमाने पर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी भेजा जा सकता है। इन सब के अलावा अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग में पैक हाउस का भी काफी महत्व होता है जो कि बिहटा के सिकंदरपुर में तैयार है और इससे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में क्या कुछ फायदा मिल सकता है अब आपको एक एक करके ये बताते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं पैकिंग हाउस की तो बिहटा के सिकंदरपुर में निर्यात पैक हाउस कृषि उपज को फ्रेश रखने के लिए ये पैक हाउस का विकास किया गया है। राज्य से निर्यात की संभावना काफी अधिक हो गई है। लीची और आम, मखाना, मक्का, शहद जैसे उत्पादों का भी निर्यात अब बिहार से बड़े पैमाने पर देश के साथ साथ विदेशों में किया जाएगा। तो ऐसे में ये बड़ी तैयारी जो है वो की जा रही है फूड प्रोसेसिंग विभाग की तरफ से ताकि जो बिहार के वैसे उत्पाद हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और बिहार की पहचान को बढ़ाते हैं उसे आगे ले जाया जा सके। तो एनडीए के जो नेता हैं उनका यह कहना है कि खाद्य प्रसंस्करण नीति बिहार के लिए वरदान साबित हो सकती है और इसे लेकर बिहार सरकार की पहल की एनडीए नेता भी जमकर सराहना कर रहे हैं। जबकि विपक्ष का आरोप है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार के बाद भी लोगों की थाली खाली है और काम करने की बजाय सरकार में बैठे लोग अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। ये बिहार के लिए वरदान साबित होगी। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मिथिला का मखाना, भागलपुर का जर्दालू आम और कतरनी चावल, गया का मगही पान, मुजफ्फरपुर की शाही लीची जैसे बिहार के कई उत्पाद हैं जिसे खाद्य प्रसंस्करण नीति का लाभ मिलेगा और किसानों की आय का जरिया बनेगा। बिहार में इसकी पहल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विकास की नई इबारत दिखेगा। बिहार में अपराधियों की बहार है, भ्रष्टाचार चरम पर है। अब खाद्य संस्करण विभाग तैयार है तो वो क्या करेंगे? यहाँ तो गरीबों का थाली खाली है। बिहार में डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या फायदा हो रहा है? बिहार की जनता के हित में बात नहीं हो रही है। सिर्फ ये सरकार में बैठे लोग अपने पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। अब ये सरकार बदलने के बाद ही बिहार की जनता का भला होगा। बिहार के उद्यमियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने पटना में ये घोषणा की कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट को देश में बढ़ावा दिया जाएगा और विशेष करके तरजीह बिहार को दिया जाएगा क्योंकि बिहार में अनंत संभावनाएं हैं। फल में लीची हो, आम हो, केला, मखाना हो जिसके पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और ये कदम हमारे विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी मजबूती प्रदान करेगा। बिहार जो एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ इसके उत्पाद चाहे वो बाजरा हो, ज्वार हो, मक्का हो, आम, लीची, बहुत सारे यहाँ के उत्पाद हैं। उस दिशा में काम होगा तो उसकी पहचान न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो पाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मखाना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मखाना की दिशा में जो काम किया, जो प्रयास किया है, उसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है। तो खाद्य प्रसंस्करण नीति से बिहार को क्या कुछ फायदा होने वाला है, कैसे ये फायदेमंद साबित होगा, आपको हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फायदा है वो तो यही होगा कि हर थाली में बिहार का उत्पाद पहुंचेगा। मतलब बिहार की जो सबसे फेमस चीजें हैं वो हर व्यक्ति के थाली तक पहुंच बना पाएगा। बिहार के हर जिले में खास उत्पाद पैदा होते हैं। डबल इंजन की सरकार का असर भी दिखेगा। केंद्र और बिहार सरकार की जो डबल ताकत है वो एक साथ नजर आएगी। प्रसंस्करण नीति से बिहार बदलेगा। तो खाद्य प्रसंस्करण नीति के लागू होने से बिहार के अव्वल बनने की भी संभावना अब बढ़ती चली जा रही है। विकास के पथ पर बिहार आगे बढ़ेगा। किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। रोजगार की भी संभावना बढ़ेगी क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएंगे उसमें जो लोग काम करेंगे तो उनसे रोजगार की जो हालात हैं वो अच्छे बनेंगे। हर हाथ को काम मिल सकता है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की संभावना भी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कौन कौन से वो उत्पाद है बिहार के जो
ज्यादा असर डाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मिथिला का मखाना जो पहले ही अपना अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है, भागलपुरी जर्दालू आम और कतरनी चावल, गया का मगही पान, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, सिलाव का खाजा और चंपारण का मार्चा चावल की प्रसंस्करण इकाई जो है वो भी बिहार में खुलने वाली है। और इसके लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024 तैयार भी कर ली गई है। इसी हफ्ते नीति पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। राज्य सरकार की इच्छा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बिहार को सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने की है। राज्य की जमीन विभिन्न कृषि फसलों, सब्जियों और फलों की साल भर खेती के लिए अनुकूल है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। मिथिला का मखाना, भागलपुर का जर्दालू आम, कतरनी चावल और सिलाव का खाजा तमाम ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसका प्रसंस्करण इकाई बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024 के तहत तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने की संभावना भी एक हफ्ते में बताई जा रही है और इस प्रसंस्करण नीति के बाद बिहार में कई आयाम खुलने वाले हैं। आपको बता दें कि इसी हफ्ते कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। चाहे कतरनी चावल हो, गया का मगही पान हो, मुजफ्फरपुर की शाही लीची हो, सिलाव का खाजा हो या फिर चंपारण का मार्चा चावल की प्रसंस्करण इकाई की बात हो। आपको बता दें कि बिहार की कुल खाद्य उत्पादन वर्ष 2019-20 में 163.8 लाख टन से बढ़कर 2021-22 में 184.9 लाख टन हो गया। राज्य सरकार की इच्छा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बिहार को सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने की है और उसी के मद्देनजर जो नीति है वो तैयार की गई है। आपको बता दें कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण इकाई खोलने के लिए मुजफ्फरपुर में 140 एकड़ क्षेत्र में मेगा फूड पार्क विकसित किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण में वो प्रक्रिया शामिल होगी जिसके तहत कृषि, बागवानी, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन को शामिल किया जाएगा। प्रमुख रूप से मक्का प्रसंस्करण, फल प्रसंस्करण, दलहन तिलहन प्रसंस्करण, दूध प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण, ये तमाम चीजों को शामिल किया जाएगा। यानी पूरी जो तैयारी है वो खाद्य प्रसंस्करण की तरफ से कर ली गई है। बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024 तैयार कर लिया गया है जिसमें रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे, साथ ही साथ जो किसान हैं उन्हें फायदा भी होगा क्योंकि बिहार सरकार की कोशिश यही है कि जितनी ज्यादा हो सके, क्योंकि बिहार की भूमि उसके अनुकूल है, सभी मौसम में जो खेती है वो यहाँ की जाती है और ऐसे में जो उसकी क्षमता है उसे और बढ़ाया जाए और उसी के मद्देनजर खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024 तैयार कर लिया गया है। इसी हफ्ते कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण नीति लगभग तैयार हो चुकी है और दुनिया भर में सिलाव का मशहूर खाजा की प्रसंस्करण इकाई बिहार में खुलने जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024 तैयार कर ली है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। प्रसंस्करण नीति है तैयार, बिहार में आएगी बहार। जी हाँ, बहुत जल्द ही नालंदा के खाजा का भी दिन बदलने वाला है क्योंकि जिस तरह से बिहार सरकार बिहार में खाद्य प्रसंस्करण नीति को तैयार करने जा रही है उसको लेकर जो है यहाँ पर देख सकते हैं खाद्य व्यवसायियों में भी काफ़ी उत्सुकता का माहौल देखा जा रहा है। आप यहाँ पर जानते हैं देख किस तरह से जो है खाजा का निर्माण किया जाता है, किस तरह से खाजा को बनाया जाता है कारीगरों के द्वारा, क्योंकि नालंदा के जो सिलाव का मशहूर खाजा है 32 परत वाली है और यह पूरे दुनिया भर में मशहूर है। पता जाए कि आप किस तरह से खाजा यहाँ तैयार करते हैं? पहले मैदा को सानते हैं, मैदा सानने के बाद में उसको हम लोइया बनाते हैं, लोइया बनाने के बाद में उसको रोल बनाते हैं, रोल बनाने के बाद में पीढ़ा पे बेलते हैं तो खिलता है खाजा और खाजा होता है। 52 परत का रोल बनता है, 52 परत का रोल बनने के बाद में खाजा खिलता है। इसमें बिहार सरकार का सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है। और ये जो खाजा मेरा नया खाया चालू हुआ है, एक गुड़ का खाया और चीनी का खाया और एक नया खाया चालू कर रहे हैं आपका चॉकलेट खाया, ठीक है। बहुत अच्छा इसका डिमांड है। तो क्या लग रहा है बिहार सरकार खाद्य प्रसंस्करण नीति में तैयारी कर रहा है 2024 लाने के लिए? यहाँ जो हम चाह रहे हैं कि सरकार लोग भी बहुत ये खाया पर बहुत काफ़ी ध्यान दे रहे हैं लोग और चाह रहे हैं कि अब और आगे जैसे मखाना हो गया, सिलाव खाया हो गया, उस सबका बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है नालंदा के जो व्यवसाय खाद्य व्यवसाय वो काफ़ी खुश है। उन्होंने कहा कि अगर खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू कर दिया जाए तो काफ़ी
सराहनीय रहेगा, खास करके बिहार सरकार के लिए जो अच्छा कदम रहेगा। नालंदा से न्यूज एटीन अभिषेक कुमार। तो खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार हो चुकी है और ऐसे में देखना होगा कि इस को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि बिहार के लोग इसको लेकर काफी आशान्वित भी नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करेंगे। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने आरक्षण और विशेष पैकेज को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। विजय चौधरी ने कहा कि जातिगत गणना नीतीश सरकार ने कराई और आरक्षण का दायरा जब बढ़ाया गया तो उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। संसद में 9वीं अनुसूची पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार का मामला है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से SC/ST कोटे के रिजर्वेशन में वर्गीकरण पर उन्होंने कहा कि बिहार में यह पहले से लागू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखने के बाद ही राज्य सरकार इस पर आगे का फैसला करेगी। भाई जिस समय ये निर्णय हुआ और कराया जा रहा था उस समय तो आप सरकार के भी हिस्सा नहीं थे, तो आपके कारण या आपके दबाव में कैसे हो सकता है। इसलिए ये सब सिर्फ चूंकि ये काम सफलता से हो गया और आरक्षण सीमा बढ़ा दी गई और अब लग रहा है कि जनता में इस बात का काफी प्रभाव है, तो अब घुस के इसका श्रेय लेना भी चाह रहे हैं। तो भाई जनता कोई ऐसी तो है नहीं जो कुछ नहीं समझती है। उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, जो आ भी गया है, जो आप लोगों ने देखा कि उसने सिर्फ स्टे करने के से मना किया तो प्रचार किया जाने लगा कि याचिका खारिज हो गई। भाई याचिका खारिज नहीं हुई है, उसने स्टे करने से मना किया है और उसने कहा है कि वो पूरी सुनवाई करके ही एक ही बार में जजमेंट देगा। तो हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उच्चतम न्यायालय बिहार के गरीबों को हक दिलाने की जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहल हुई है आरक्षण की सीमा बढ़ाने की, उसके पक्ष में जरूर फैसला देगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में